Hello everybody. Very beautiful, beautiful, beautiful. Good morning. Let me quickly check if we are live. एक बार मुझे चेक कर लेने देंगे बच्चों, क्या मैं लाइव हूँ? हाँ जी, यस वी आर लाइव. गुड मॉर्निंग मैम. अ वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग. आ जाओगे? ऑल राइट. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम. स्वागत है. वेलकम एवरीबडी. एवरीवन वेलकम इन दी टुडेज क्लास. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. आ जाओगे? चलिए जी, एवरीबडी वेलकम. ओके, हेलो मैडम, हेलो बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम. आ जाइए. ऑल राइट. हाय मैम. हाय. कैसे हो आप लोग? हाउ इज योर डे गोइंग? कल आपका पहला दिन था आपकी सीए इंटर की जर्नी में और आज दूसरा दिन है. कैसा लग रहा है? हाउ इज एवरीबडी फीलिंग? मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग बेटा. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है आप लोगों को? आ जाओगे? तो बेटा जी, चलो आज आपकी शुरुआत करते हैं किससे? एक टिप ऑफ द डे से. देखो, मेरे क्लास में ना मेरा एक उसूल है. क्या? कि आपको रोज मैं कोई ना कोई टिप दूं. ओके? तो मैडम, आज की क्लास का क्या टिप है? तो रोज मैं आपको क्लास में ना एक टिप दूंगी. ठीक है? चलो, तो स्टार्ट जब हम करेंगे क्लास तो मैं रोज आपको एक टिप देती हूँ. तो आज का टिप क्या है? चलो, आज का टिप आपको दिया जाएगा. ये है, देखो, आप में से बेटा कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, है ना? हाँ मैडम. कुछ बच्चे आप लोगों में से डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, है ना? यस. अब कुछ बच्चों की कैपेबिलिटीज बेटा अलग होती है. कोई बच्चे कोई दूसरी चीज में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे किसी और चीज में अच्छे होते हैं. जैसे मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा थ्योरी में होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा प्रैक्टिकल में होता है, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा होता है, किसी का थ्योरी अच्छा होता है. तो मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी. आप अपने आप में बहुत केपेबल हो. ठीक है? आपको ना इस पूरी सीए की जर्नी में, फ्रॉम सीए इंटर, अब तुम इंटर में हो तो इंटर से लेके फाइनल तक बेटा, द ओनली थिंग दैट विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपकी जर्नी में, वो है आपका कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस किस पे? अपने आप पे, है ना? तो मैं आप सभी को बोलूंगी, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. आप अपने आप को दूसरों से कतई कंपेयर मत करो. ठीक है? आप अलग हो बेटा, और सामने वाला आदमी बिल्कुल अलग है. हो सकता है किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो सकता है किसी का थ्योरी स्ट्रांग हो. आपको ना किसी से कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे क्लास में जो बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि यार ये बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, यार ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, ये क्लियर कर जाएगा, मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इनके जितना केपेबल नहीं हूं, या मैं इसके जितना स्मार्ट नहीं हूं, या मुझे एक बार चीज पढ़कर ना बहुत दिनों तक याद नहीं रहती है, तो मैं शायद उतना केपेबल नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं होता बेटा. किसी की थ्योरी स्ट्रांग होती है, किसी की प्रैक्टिकल स्ट्रांग होती है. अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कम केपेबल हो और सामने वाला ज्यादा केपेबल है. नहीं. आपको अपने आप पे क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है. एंड मैं आपको बता रही हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस जर्नी में आपके लिए रहेगी, वो रहेगी बेटा आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस. कि हाउ मच डू यू प्लेस कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. तुम खुद पर कितना कॉन्फिडेंस प्लेस करते हो. देखो, आप खुद ही पे अगर कॉन्फिडेंस प्लेस नहीं करोगे ना, तो कहीं दाल नहीं गलने वाली बेटा, कहीं पे कुछ नहीं होने वाला. तो आप सबको क्या करना है? सबको खुद पे कॉन्फिडेंस प्लेस करना है. इफ यू प्लेस कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, तो कोई हालत ही आपको कोई टच नहीं कर सकता बेटा. मैं सभी बच्चों को एक चीज बोलूंगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस प्लेस करो, क्योंकि तुम अपने आप में बेस्ट हो. और अपने दिमाग में ना, कभी जब मैं स्टूडेंट थी ना सीए की, तो मेरे दिमाग में भी ये चलता रहता था. क्या? यार क्या मेरे जैसा एवरेज बच्चा सीए क्लियर कर सकता है? बेटा कर सकता है. मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी मेरे करियर में, और मुझे पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं क्या, सुनना मेरी बात,
बेटा दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं, एकदम शार्प होते हैं, एक बार पढ़ा और चीजें 20-20, 25-25 दिन तक बाय हार्ट है, याद है। एक बेटा दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं, टीचर जो पढ़ाता है समझ तो जाते हैं लेकिन कुछ दिन में भूल भी जाते हैं। तो मैं बेटा सेकंड कैटेगरी में फॉल करती थी, मतलब एवरेज बच्चे वाले कैटेगरी में मैं फॉल करती थी। अब मेरे को जब पता था बेटा कि मैं एक एवरेज बच्ची हूं, तो मुझे एक चीज पता थी कि अगर मुझे इन स्मार्ट बच्चों के साथ कंपीट करना है तो मुझे मेरे हार्डवर्क को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मेरे को अपना हार्डवर्क का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं उन शार्प बच्चों से कंपीट कर सकूं। तो आपको पता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अभी तक आप 12th पास करके आए हो, फाउंडेशन पास करके आए हो, तो आपको पता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। किसी और को आपके खुद के बारे में और कोई अच्छे से नहीं जानता, आपके अलावा आपको और कोई अच्छे से नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके दोस्त, ना आपके भाई बहन, कोई भी नहीं। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपको पता है बेटा अब आप कौन से कैटेगरी में आते हो। तो जिस भी कैटेगरी में तुम आते हो तुमको उस हिसाब से अपनी मेहनत करनी है। अगर तुम शार्प कैटेगरी में हो तो फिर तो देखो नथिंग टेक्स यू बैक, बट अगर आप एक एवरेज बच्चे की कैटेगरी में हो तो थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करना चालू कर दो। और मैडम थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क क्या होता है, कुछ भी नहीं, जितना टीचर दे रहा है होमवर्क सारे सब्जेक्ट का, अकाउंट्स में जितना तेजस सर देंगे, टैक्स में जितना गावा सर देंगे, लॉ में जितना मैं दूंगी, आप बराबर अपना होमवर्क करो, ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज क्या है बेटा, होमवर्क के साथ साथ जितना मैं तुम्हें करवाती हूँ, जैसे आज अपने मेन अपना स्टार्ट करेंगे, तो जितना मैं तुमको कराऊंगी ना तुम उतना बस रिवाइज करते रहो। रोज आप क्या किया करो, एक नियम बांध लो, सुबह का आधा घंटा थ्योरी में जितना मैडम ने समझाया है उतना रिवाइज कर लो। सर की क्लास आपकी स्टार्ट होती है 7 बजे, तो उससे पहले पहले आप एक आधा घंटा का रिवीजन मार के रखा करो। दैट इज इट, दैट इज द की टू सक्सेस। इतना कर लिया ना, नोबडी कैन टच यू बेटा, एकदम क्रेजी हो जाएगा तेरा प्रिपरेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात। ठीक है, ओके, चलो। हाँ मैम, what makes you become a teacher and handle some good students but also the ones who even, बेटा देखो सारे बच्चों में किसी बच्चे की कोई कैपेबिलिटी होती है, किसी की कोई कैपेबिलिटी होती है। मेरा बेटा, मेरा एक पर्पस है कि तुम्हें डायरेक्शन देना, तुम उस डायरेक्शन पे अगर चलोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। मेहनत तो बेटा आपकी है ना। मुझे आज रिवीजन हो जाता है पर हम 2 दिन बाद भूल जाते हैं, तो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ रिवीजन की, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आने वाला है सिलेबस में, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है जर्नी। तो क्या है, रोज रिवीजन करो, फ्रीक्वेंट रिविजन्स करो, ठीक है। चलो ओके बेटा जी, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मैडम आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आओ बेटा जी, सबसे पहले आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे। अब बेटा इस चैप्टर में ना, चैप्टर 1 में खूब सारे डेफिनेशन है, खूब सारे डेफिनेशन। तो आप आज मेरे साथ अराउंड 5 से 6-7 डेफिनेशन पढ़ोगे, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ोगे। और मैडम हमें ये डेफिनेशन याद हो जाएंगे क्या, हाँ एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड सवाल भी अब अपने अपनी क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके चलो एवरीबडी, आप सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलो मैडम आज की क्लास में पहली डेफिनेशन किसकी करेंगे, बेटा पहली डेफिनेशन करेंगे प्राइवेट कंपनी की। मिलती जुलती डेफिनेशन है, आपको कुछ लिखना है क्या, कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, आपको सिर्फ मुझे बैठ के सुनना है। आपके शॉप समरी नोट्स मैंने शेयर किए हुए, सब लिखा हुआ है, डोंट यू वरी। तुमको जो मैं होमवर्क दूंगी वो तुम्हें करना है, वो तुम्हें लिखना है। अब मैडम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस बताओ, सारे बच्चे, अभी कोई बात नहीं करेगा, अब सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। मैडम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस बताइए। तो बेटा बताओ प्राइवेट कंपनी मतलब कैसी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी, कहता है प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें उतना पेड अप शेयर कैपिटल हो जितना प्रिस्क्राइब्ड है। हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है उतना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, which by its articles, और कहता है प्राइवेट कंपनी के 3 कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कहता है प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी
जिसमें उतना पेड अप शेयर कैपिटल हो जितना प्रिस्क्राइब्ड हो। मैडम कुछ भी प्रिस्क्राइब किया गया है क्या कानून में, रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब किया गया है क्या कि कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए? प्रिस्क्राइब किया है? नहीं बेटा, कहीं पे भी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि प्राइवेट कंपनी में कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। कहीं पे भी प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं। बट बेटा प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से 3 कंडीशंस होते हैं एक प्राइवेट कंपनी के। क्या बेटा? प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। क्या? एक मिनट। प्राइवेट कंपनी में क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब मैडम, मतलब बेटा अगर तेरे पास प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस लिखी हुई है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 कंडीशंस लिखी हुई है। क्या? कि अगर तुम्हारे पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं बेटा तो तुम ना उसको बेच नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन है बेचने पे। मैडम रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन थोड़ी है कि मैडम बेच ही नहीं सकते, कभी भी किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते, ये क्या जबरदस्ती है? नहीं बेटा, प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। बेच सकते हो पर तुमको पहले प्राइवेट कंपनी से पूछना पड़ेगा। मेरे पास मान लो XYZ प्राइवेट कंपनी के शेयर है, तो बेचने से पहले मेरे को पूछना पड़ेगा, ये प्राइवेट कंपनी, ये मेरे को शेयर बेचने का है, तुम अलाउ करते हो ना? तो मैं बेच सकती हूँ। तो कहते हैं प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स 3 कंडीशंस लगाते हैं कि तुम्हारे पास अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो तुम आगे बेच नहीं सकते बिना कंपनी को पूछे। दैट इज रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे। ठीक है? ओके। अब बेटा प्राइवेट कंपनी में ना लिमिट होती है। क्या? कि प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो एक प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। अच्छा मैडम एक बात बताओ, अगर बंटी और सनी 2 लोग मिलकर कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, बंटी और संटी, चलो बंटी संटी 2 बच्चे हैं, बंटी संटी ने मिलकर प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या ये 2 शेयर होल्डर माने जाएंगे कि 1 शेयर होल्डर माने जाएंगे? बेटा ज्वाइंट शेयर होल्डर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। बंटी और संटी 2 लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदा, बंटी संटी ने मिलकर प्राइवेट कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, तो बंटी संटी एक माने जाएंगे कि बंटी अलग और संटी अलग माना जाएगा? नहीं, दोनों एक माना जाएगा बेटा। ज्वाइंट शेयर होल्डर क्या माना जाएगा? ज्वाइंट शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1। अच्छा अब मेरे को बताओ, इस प्राइवेट कंपनी में बेटा काम करने वाली एक लड़की है ज्योति, एम्प्लॉई है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉई का नाम है ज्योति। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो ने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है, लेट्स से प्राइवेट कंपनी ने एम्प्लॉई को शेयर्स दिए, ज्योति को शेयर दे दिए, बोला ज्योति तुम बहुत अच्छा काम करती हो, ये लो कुछ शेयर्स हम तुम्हें देते हैं। तो मेरे को बताओ ज्योति तो खुश हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ज्योति को एज एन एम्प्लॉई बहुत अच्छा काम करती है तो प्राइवेट कंपनी ने इसे शेयर दे दिए। अब मुझे बताओ ज्योति क्या 200 के लिमिट में काउंट होगी क्या? ज्योति 200 के लिमिट में काउंट होगी क्या? कहता नहीं, एम्प्लॉय 200 की लिमिट में काउंट नहीं होती। अगर तुम अपने एम्प्लॉय को शेयर देते हो ना तो फिर वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगी। अच्छा मैडम, अब बेटा ये जो ज्योति है ना, ज्योति ज्योति ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चली गई, तो अब ज्योति क्या बन गई? एक्स एम्प्लॉय बन गई। एक्स एम्प्लॉय। मैडम अभी भी ज्योति के पास शेयर्स हैं, मैडम अभी भी ज्योति के पास शेयर है। ज्योति मैडम एक्स एम्प्लॉय है कंपनी की और ज्योति के पास अभी भी शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैडम अब ज्योति 200 की लिमिट में काउंट होगी क्या? मतलब ज्योति तो चढ़ी गई ना, आपने कहा था एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, ये तो एक्स एम्प्लॉय बन गई, छोड़कर चली गई, अभी भी इसके पास क्या है? शेयर्स है। तो मैडम ज्योति क्या एक्स एम्प्लॉय भी 200 की लिमिट में काउंट होगा क्या? एक्स एम्प्लॉय भी नहीं होगा। अच्छा, एक्स एम्प्लॉय भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? प्राइवेट कंपनी अगर है ना तो प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड है बेटा। क्या? प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन। आर्टिकल बोलता है प्राइवेट कंपनी तुम पे प्रोहिबिशन है कि तुम इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को टू
सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। मतलब क्या? मतलब सारे बच्चे सुनना, प्राइवेट कंपनी, अब ये जो वर्ड है बेटा सिक्योरिटीज, मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा, रुको मैं अच्छे से लिखती हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी। सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी मतलब बेटा नहीं, सुनो अभी डिटेल में सुनना बेटा। प्राइवेट कंपनी ये नहीं कह सकती क्या? पब्लिक आ जाओ, ये जनता आ जाओ, हमारे शेयर्स ले लो, आ जाओ जनता आ जाओ हमारे शेयर ले लो, आ जाओ हमारे सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो। ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। मतलब प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड है, कतई नहीं कर सकते। तुम इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को, तुम पब्लिक को ये नहीं कह सकते आओ 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 सब्सक्राइब कर लो हमारे सिक्योरिटीज, ऐसे नहीं कह सकते। मैडम ये जो वर्ड सिक्योरिटीज होता है, सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है? मैडम ये जो वर्ड आपने लिखा सिक्योरिटीज, बेटा सिक्योरिटीज वर्ड में शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, और भी कोई दूसरी चीजें कंपनी इशू करती है, सब आ जाता है। तो सिक्योरिटीज वर्ड का मतलब सिर्फ शेयर्स ही नहीं होता, सिक्योरिटीज वर्ड्स के अंदर शेयर्स भी आ जाता है, डिबेंचर भी आ जाता है, बॉन्ड्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जब कहीं पे भी लिखा हुआ हो बेटा सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज मतलब ये मत समझना कि सिर्फ शेयर्स की बात हो रही है, डिबेंचर बॉन्ड सब आ जाता है। मैडम डिबेंचर बॉन्ड्स क्या होता है? आगे आएगा, तुम्हें सिखाऊंगी। डिबेंचर मतलब एक तरह से कंपनी लोगों से लोन ले रही है, पब्लिक से लोन ले रही है, बॉन्ड्स भी सेम ही हो गए, लोन लेना। तो मतलब अब क्या होता है, तुमको मैं आगे मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी कि डिबेंचर क्या होता है, पर अभी अभी ये समझ लो डिबेंचर एक तरीके से क्या होता है, लोन लेना। डिबेंचर मतलब क्या होता है? एक तरह से लोन लेना, लोगों से आप पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, एक तरह से लोन लेना हो गया डिबेंचर लेना। अब डिबेंचर को आगे आने वाले क्लासेस में हम समझाएंगे, अभी नहीं समझाऊंगी। अभी मैं तुमको सिर्फ ये कह रही हूं सिक्योरिटीज वर्ड का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटीज मतलब सब आ जाता है, शेयर्स डिबेंचर सब। तो कहते हैं प्राइवेट कंपनी तुम पे प्रोहिबिशन है। क्या? प्राइवेट कंपनी यू आर प्रोहिबिटेड, कि तुम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, आओ आओ हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सारे बच्चे, एवरीबडी, चंदन प्लीज बेटा क्लास को डिस्टर्ब ना करें, एवरीबडी प्लीज। चंदन आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा, मैं नहीं चाहती कि अल्टीमेट की टीम आपको ब्लॉक करे, बिकॉज आप बिल्कुल स्टडी से रिलेटेड नहीं डाउट पूछ रहे हो। ये हमारा बैच है, नॉर्मल बैच है बेटा, पढ़ाई के लिए बैच है। चंदन जोशी आपको अल्टीमेट की बैकएंड ब्लॉक कर देगी बेटा, अगर आप इररेलेवेंट सब्जेक्ट से रेलेवेंट या टॉपिक से रेलेवेंट सवाल अभी नहीं पूछोगे तो। प्लीज एवरीबडी बेटा स्पैम मत करो यार, मतलब ठीक है। प्रांजल बताऊंगी, चलो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी तुम्हें क्लास में, ठीक है। चलो ओके, सारे बच्चों को प्राइवेट कंपनी की सारी चीजें समझ में आई? हाँ मैडम, प्राइवेट कंपनी की कहानी मेरे को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। तो सारे बच्चे मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, जिसमें उतने पेड अप शेयर कैपिटल हो जितना प्रिस्क्राइब्ड है। मैडम प्राइवेट कंपनी के 3 कंडीशन होते हैं क्या? यस क्या? कि तुम लोग, अगर तुम्हारे पास प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो तुम आगे बिना मर्जी के प्राइवेट कंपनी से बिना पूछे बेच नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी तुम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, आओ 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 हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो। इनवाइट कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये हो गई बेटा प्राइवेट कंपनी की कहानी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सारे बच्चे सवाल का जवाब आप सारे बच्चे मुझे दोगे, ठीक है? दोगे? सबको समझा? तो मैं सवाल पूछूंगी। एवरीबडी आर यू गाइज रेडी? शुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अब तुमको ऐसा लग रहा होगा मैडम आन दो यार, पूछ लो क्या क्वेश्चन पूछोगी, हम जवाब दे देंगे। पूछूंगी आप मैं तुमसे, तैयार हो? प्राइवेट कंपनी तो पढ़ लिया तुमने, ठीक है ओके। यस मैडम, पहली एक चीज मैं आपको बताती हूँ बेटा, एक्ट के अंदर कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है, सारे बच्चे एक मेरी बात सुनना, लॉ में आपको एक डिटेल में बताती हूँ एक चीज। कई बार बेटा एक्ट में लिखा हुआ होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मैडम ये बात कहां प्रिस्क्राइब्ड होती है? अगर एक्ट में लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब्ड होगा बेटा? वो रूल में प्रिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है।
तो जब एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद रूल भी बनता है। जब भी किसी एक्ट में लिखा हो, मान लो किसी भी सेक्शन में लिखा हुआ हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो किधर प्रिस्क्राइब होगा? रूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, तो पहले एक्ट आया, एक्ट के बाद रूल्स बने। एक्ट और रूल्स एक ही चीज है? नहीं। एक्ट के अंदर जहां पे भी लिखा हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आप जब सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शंस में जहां पे भी लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब्ड होगा? रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होगा। सारे बच्चे समझा? एवरीबडी, एवरीबडी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि रूल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? रूल्स एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए क्या? एक्ट के अंदर जहां पे भी लिखेगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब होगा? रूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो पहले आप मुझे बताएं एक क्वेश्चन का आंसर, पहले एक्ट आया कि रूल आया? पहले एक्ट आया कि रूल आया? कौन पहले बना होगा? पहले एक्ट बना होगा या पहले रूल बना होगा? तुम बताओगे, चलो मेरे को फटाफट बताओ, पहले एक्ट बना बेटा या फिर रूल बना? जल्दी बताना, चलो फटाफट, देखें बता पाते हो क्या। पहले एक्ट बना होगा कि रूल बना होगा? एक्ट के अंदर रूल भी आता है, पर पहले एक्ट बना कि रूल बना? वेरी गुड, पहले क्या बना? पहले एक्ट बना। फिर एक्ट में जहां पे भी लिखा हुआ था एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, उसकी डिटेल किधर दी गई? उसकी डिटेल रूल में दी गई। तो पहले ऑफ कोर्स एक्ट आया, एक्ट में लिखा था एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर किधर प्रिस्क्राइब होगा? वो रूल में प्रिस्क्राइब होगा। तो पहले तो एक्ट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? रूल बनेगा। ठीक है, ओके, अच्छा जी, समझ गए मैडम, वेरी वेरी गुड। एक्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। रूल क्या होता है? एक्ट पे डिपेंडेंट होता है। रूल इज डिपेंडेंट ऑन एक्ट, एक्ट इज इंडिपेंडेंट, एक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन रूल किस पे डिपेंडेंट है? रूल एक्ट पे डिपेंडेंट है। चलो वेरी वेरी गुड। चलो एवरीबडी, सारे बच्चे, प्रांजल, बेटा प्रांजल कितनी क्लासेस हमारी हो गई है? एक क्लास भी नहीं हुई है, बस एक क्लास हुई है। क्या आपका लेक्चर अपडेट? बेटा क्या लेक्चर ट्रैकर की आप बात कर रहे हो प्रांजल? अभी तक तो एक ही क्लास हुई है ना, और वो भी यूट्यूब के ऊपर हुई है। लेक्चर ट्रैकर ऐसा नहीं है कि कोई 10 क्लास हो गई और लेक्चर ट्रैकर नहीं बना है बेटा। प्रांजल आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लास में कोई रेलेवेंट चीज पे हम बात करेंगे तो आपके लिए भी फायदामंद होगा, है ना? है प्रांजल, एक क्लास हुई नहीं, मेरे को कह रहे मैडम लेक्चर ट्रैकर अपडेट नहीं किया। बेटा सुधर जाओ, है, आओ इधर, चलो एवरीबडी, एवरीबडी। कल क्या थी? इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपने अटेंड किया था क्या प्रांजल? आपको पता होगा, आपने अटेंड किया था तो। आओ बच्चों। अच्छा अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, एवरीबडी, लेट्स सी कि आप आंसर कर पाते हो क्या। चलो, प्राइवेट कंपनी पे बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सारे बच्चे देखते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे क्या। चलो देखें, ओके। फ्लोरा फना लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, उसमें 230 मेंबर्स हैं। पब्लिक कंपनी थी तो उसमें 230 मेंबर थे। डायरेक्टर्स एंड देयर एम्प्लॉइज 50 हैं। एम्प्लॉइज कितने हैं? 15 हैं। एक्स एम्प्लॉय शेयर्स वर अलॉटेड इन विच देवर एम्प्लॉइज। एक्स एम्प्लॉय के पास कितने शेयर्स हैं? 10 शेयर्स हैं। 5 कपल होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कितना है? 10 है। और अदर्स कितने हैं? 145 है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कन्वर्ट करना चाहती है प्राइवेट कंपनी में। अभी तो ये पब्लिक कंपनी है, 230 मेंबर्स हैं, पर अब कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसमें कन्वर्ट करना चाहती है? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, आपको कितने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा? तो सारे बच्चे आप मुझे देखो, आपने क्या पढ़ा था अभी? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 200 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अब मुझे बताओ डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के पास कितने शेयर्स हैं? 50। तो ठीक है, 50 हो गए। अब इंप्लॉय काउंट होंगे क्या? 200 की लिमिट में इंप्लॉय काउंट होते हैं? नहीं, ये तो नहीं होते। ठीक है, एक्स इंप्लॉय
काउंट होते हैं। उनको शेयर्स दिए गए थे जब वो एम्प्लॉइज थे, जैसे ज्योति को शेयर मिले थे जब ज्योति एम्प्लॉय थी, अब वो छोड़कर चली गई, तो ये लोग भी काउंट होंगे क्या 200 की लिमिट में? नहीं होंगे। अच्छा, जॉइंट शेयर होल्डर, 5 कपल्स हो गए, तो एक कपल में हस्बैंड वाइफ हो गया, 2 हो गए, 10 बोलता है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ शेयर्स होल्ड करते हैं, तो ये लोग कितने माने जाएंगे बेटा? जॉइंट शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1। तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो 1 माने जाएंगे, है ना? तो 5 कपल्स है तो वो 5 इंडिविजुअल्स माने जाएंगे, 10 नहीं माने जाएंगे। जॉइंट शेयर होल्डर 1 माना जाएगा। और अदर्स कितने हो गए बेटा? 145 हो गए। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे 200 ही बन गया क्या? तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको कम करने की जरूरत है क्या? क्या आपको नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी? अगर आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या आपको यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा इन दी नंबर ऑफ मेंबर्स? आंसर इज नो, नेसेसरी नहीं है। आपको रिडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। रिडक्शन इज नॉट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 200 ही है, तो आपको रिड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए, सारे बच्चे अब इधर आ जाएंगे। चलो एवरीबडी, 1 मिनट, हम इस 1 मिनट 1 मिनट। वेरी वेरी सिंपल। चलो जी, चलिए, तो आपको प्राइवेट कंपनी की कहानी बहुत अच्छे से समझ गई? 2 क्लॉज 68 बढ़िया से समझ गया? यस मैडम। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। ये प्राइवेट कंपनी था, एक बार आप मेरे साथ पढ़ लो बेटा, अब बुक से भी पढ़ लो, तुमको समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी। कहता है प्राइवेट कंपनी मतलब एक कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। किधर प्रिस्क्राइब्ड होता है? रूल्स के अंदर। पर मैडम रूल के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या कि कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहता है आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी के 3 कंडीशंस है कि आप प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है। अभी आपको 1% कंपनी नहीं पता, बाद में पढ़ेंगे। आप ये देख लो कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। कहता अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर्स होल्ड करेंगे ज्वाइंटली, तो दे शैल बी ट्रीटेड एज 1। क्या माने जाएंगे? दे शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर माने जाएंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। ओके, अगर आप 200 की लिमिट में और कौन लोग काउंट नहीं होंगे? अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो या आप फॉर्मरली इन दी एम्प्लॉयमेंट थे, मतलब कंपनी के एक्स एम्प्लॉय थे। ठीक है, ओके। एंड अब आप एम्प्लॉय नहीं रहे, सीज टू बी द एम्प्लॉय, तो ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे इन नंबर ऑफ 200। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। आप पब्लिक को ये नहीं बोल सकते आओ आओ पब्लिक हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बोल सकते हो क्या? कतई नहीं कह सकते। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। सबको समझ गया? सेक्शन 2 क्लॉज 68 बढ़िया से समझा? किसी को भी कोई डाउट है? अभी आप मुझसे पूछ लोगे अगर डाउट है तो। आना नहीं चाहिए बेटा। प्राइवेट कंपनी पहली कंपनी जो तुमने अपनी सिलेबस में नई नवेली कंपनी पढ़ी। ठीक है, अब तुमको अगर इतना ही समझ में आया तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, कौन कौन बच्चा इसे आंसर दे पाएगा? बताओ कॉन्फिडेंटली। चलो एवरीबडी, अब तुम्हारा सीए इंटर का लेवल स्टार्ट होता है। अब मैं तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा ओपन करती हूँ। ठीक है, ओके, पहले सुनना मेरी बात। 2 तरह के ऑफर होते हैं बेटा। एक होता है बेटा जनरल ऑफर, और एक ऑफर होता है बेटा स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मतलब क्या होता है? जब आप अपने कंपनी के लेट्स से जब आप अपने कंपनी के सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करो, आप जब अपने कंपनी के सिक्योरिटीज को, शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हो, उसे कहते हैं जनरल ऑफर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैंने लेट्स से चुन लिया कि मैं मेरे कंपनी के शेयर्स को रतन टाटा सर को ऑफर करूंगी, रतन सर को ऑफर करूंगी, अंबानी जी को ऑफर करूंगी, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैं मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज को
किन्हीं गिने चुने लोगों को ऑफर कर रही हूँ, जैसे रतन सर को ऑफर कर रही हूँ, अंबानी जी को ऑफर कर रही हूँ, अडानी जी को ऑफर कर रही हूँ, और तुम में से भी कुछ बच्चों को ऑफर कर रही हूँ। वो हो गए स्पेसिफिक ऑफर। मतलब जब मैं मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज को कुछ लोगों को ऑफर करूं, उसे कहते हैं बेटा स्पेसिफिक ऑफर। और जब मैं मेरे कंपनी को, आम जनता को, मेरे कंपनी के सिक्योरिटीज मैं आम जनता को ऑफर करती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, कैन अ प्राइवेट कंपनी मेक जनरल ऑफर? क्या एक प्राइवेट कंपनी जनरल ऑफर ला सकती है? कैन अ प्राइवेट कंपनी मेक जनरल ऑफर? सारे बच्चे बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स का, मान लो, कैन अ प्राइवेट कंपनी मेक जनरल ऑफर ऑफ शेयर्स? प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर कर सकती है पब्लिक को, जनरल ऑफर कर सकती है? नहीं मैडम, नहीं कर सकती। नो। चलो ओके, अब मैं तुमसे, ये आपका पहला सवाल था, अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। चलो, कैन अ प्राइवेट कंपनी, कैन अ प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है क्या? कैन अ प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को आप लिस्ट करवा सकते हो? बताओ। सोच के जवाब दो। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? नो। वेरी गुड। मैडम, प्राइवेट कंपनी लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? प्राइवेट कंपनी लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने अभी अभी ये चीज पढ़ी थी क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से शेयर्स नहीं बेच सकता। अगर आपको शेयर बेचने हैं तो पहले कंपनी से पूछना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं, देखो शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, सुनो मेरी बात, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। मतलब अगर तुम्हें शेयर बेचने हैं तो पहले तुम्हें प्राइवेट कंपनी से पूछना पड़ेगा, तो आप लिस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लिस्टेड हो जाओगे तो कोई भी आदमी कभी भी आपके शेयर को खरीद बेच देगा। लिस्ट हो जाना मतलब कोई भी आदमी स्टॉक एक्सचेंज से आपके शेयर्स खरीद सकता है और उसे बेच सकता है। तो मैडम, लिस्ट कैसे हो सकती है प्राइवेट कंपनी? लिस्टेड तो हो ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाओगे तो कभी भी शेयर को कोई भी खरीद लेगा और कभी भी शेयर को कोई भी बेच देगा, है ना? तो लिस्ट कैसे हो सकते हो? मैडम, शेयर ट्रांसफर पे तो रेस्ट्रिक्शन है। किस पे रेस्ट्रिक्शन है? शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। तो आप ऐसे बिना पूछे तो बेच नहीं सकते, तो लिस्ट कैसे हो जाएगा? लिस्ट होने से क्या होगा, आप कभी भी खरीद बेच पाओगे। तो कोई खरीद बेच सकता है? नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको, एवरीबडी, अब मैं आपको, नहीं प्रांजल, कतई गलत है आपका कमेंट जो आपने लिखा है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। तीसरी चीज आप ध्यान से सुनेंगे, अब मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं। अब मैं तुमको एक बाउंसर दूंगी, क्या? चलो एक और क्वेश्चन, कैन प्राइवेट कंपनी, कैन प्राइवेट कंपनी इशू आईपीओ? क्या प्राइवेट कंपनी आईपीओ ला सकती है शेयर्स का? क्या प्राइवेट कंपनी आईपीओ ला सकती है? नहीं, नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड हो। आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को, आप इनवाइट नहीं कर सकते हो पब्लिक को टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आओ 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 जनता, आओ 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 जनता, हमारे सिक्योरिटीज खरीद लो। आईपीओ मतलब पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब क्या होता है? जनरल ऑफर देना। आईपीओ मतलब क्या होता है? जनरल ऑफर। तो आप जनरल ऑफर, आईपीओ मतलब जनरल, पब्लिक को बोल रहे हो हमारे शेयर्स खरीद लो। तो ऐसा इनविटेशन तुम दे सकते हो क्या? नहीं मैडम, प्रोहिबिटेड है, इनवाइट तो नहीं कर सकते, जनरल ऑफर तो आप नहीं दे सकते। अब आएगा बेटा गूगली, क्या? देखिए कौन बच्चा इसको ध्यान से आंसर देगा। कैन अ प्राइवेट कंपनी इशू, अच्छा चलो, कैन अ प्राइवेट कंपनी, कैन अ प्राइवेट कंपनी, कैन अ प्राइवेट कंपनीज डिबेंचर बी लिस्टेड?
क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं? डिबेंचर क्या होता है मैंने बताया था आपको क्लियरली, तो और डिटेल में आगे पढ़ोगे। डिबेंचर मतलब लोगों से लोन लेना। तो अच्छा, क्या ना प्राइवेट कंपनीज डिबेंचर भी लिस्टेड? चलो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो लिस्ट नहीं हो सकते। क्यों? शेयर क्यों नहीं लिस्ट हो सकते? मैडम मैडम रेस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर पे। कोई भी आदमी बिना पूछे खरीद बेच सकता ही नहीं, तो आप लिस्ट कैसे करोगे? लिस्ट तो नहीं हो सकते। अब समझना सारे बच्चे, मैडम क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं? आंसर इज यस, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं। मैडम क्या बात कर रही हो, कैसे लिस्ट हो सकते हैं? मुझे एक बात बताओ मैडम, आपने अभी अभी बोला था क्या रेस्ट्रिक्शन है क्या? बेटा लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो शेयर ट्रांसफर पे है। देखो, शेयर को आप बिना पीछे ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिबेंचर को आप बिना पूछे ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पे स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। शेयर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर को आप बिना पूछे ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। डिबेंचर लिखा है क्या यहां पे? नहीं। शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लिखा है। सुनना मेरी बात, शेयर को आप बिना पूछे ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसा बोला है। डिबेंचर को तो आप ट्रांसफर कर सकते हो बिना पूछे। अच्छा, पर मैडम एक बात बताओ, यहां पे ये भी तो लिखा हुआ है ना, ये भी तो लिखा हुआ है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। पब्लिक, यहां तो सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया गया है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ 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 पब्लिक हमारे सिक्योरिटीज ले लो। तो मत करो पब्लिक को इनवाइट। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते ना, तो आप एक काम कर दो, आप लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दो। कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दो। जनरल ऑफर मतलब आईपीओ वगैरह, जहां पे आप पब्लिक को ऑफर देते हो, तो आप ये तो दे ही नहीं सकते हो। पब्लिक ऑफर तो प्राइवेट कंपनी दे नहीं सकती, लोगों को इनवाइट कर नहीं सकती। तो आप क्या करो, स्पेसिफिक ऑफर दो। कुछ लोगों को ऑफर दो और इसे लिस्ट करवा लो। स्पेसिफिक ऑफर तो दे सकती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक को नहीं दे सकती। स्पेसिफिक ऑफर किसको दे सकती है? कुछ लोगों को तो दे सकती है। यस, और आप उस इस स्पेसिफिक ऑफर को लिस्ट करा लीजिए स्टॉक एक्सचेंज पे। हाँ, उसके बाद लोग अपनी मर्जी से खरीद बेच सकते हैं क्या? हाँ। शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, डिबेंचर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कंपनी को पूछना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर करने से पहले पूछना पड़ेगा। यहां वर्ड अगर सिक्योरिटीज लिखा होता तब तो सब आ जाता, पर यहां पे क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दे सकती हूँ? हाँ, प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिक ऑफर दे सकती है, जनरल ऑफर नहीं दे सकती। स्पेसिफिक ऑफर तो दे सकती है। अब मैं स्पेसिफिक ऑफर देके इसे लिस्ट करवा लूं स्टॉक एक्सचेंज पे, करवा सकती हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। शेयर्स को तो तुम लिस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि शेयर ट्रांसफर पे ही रेस्ट्रिक्शन है, पर डिवेंचर तो कोई भी खरीद कोई भी बेच सकता है। तो आप स्पेसिफिक ऑफर देके लिस्ट करवा लीजिए। लिस्ट कैसे होता है आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। लिस्ट करवा लीजिए, लिस्ट हो गया, उसके बाद खरीद बेच कोई भी सकता है। हाँ, डिवेंचर के खरीदा बेची पे तो कोई रोक नहीं है। समझ रहा है एवरीबडी? क्या आप सबको समझा? एवरीबडी, ये गहराइयां तुमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी थी, ये छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने। ये प्राइवेट कंपनी मतलब ये 3 कंडीशन था बस ना। अब ये देखो, तुम वर्ड के मतलब और वर्ड की गहराइयों को समझो। शेयर, सिक्योरिटीज, इन वर्ड्स पे ध्यान देने की क्यों जरूरत है? इसमें बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। सारे बच्चों को समझा? तो अब ये चीजों पे तुमने ध्यान पहले नहीं दिया था कि मैडम हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ तरीके से कि शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे और तो कुछ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोहिबिशन है कि तुम सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं दे सकते। मतलब तुम जनरल ऑफर तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो ऑफर दे सकते हो, और फिर इसे लिस्ट करवा लीजिएगा। तो कोई भी डिवेंचर खरीद बेच सकता है। हाँ, क्योंकि डिवेंचर की खरीदा बेची पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर की खरीदा बेची पे रेस्ट्रिक्शन है। तो शेयर को तो कोई खरीद बेच सकता नहीं है, ठीक है? तो इसको आप लिस्ट करा नहीं सकते, बट डिवेंचर तो लिस्ट हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर देके लिस्ट करवा लीजिए। समझा? ओके मैडम, चलिए सारे बच्चे, यस, दिमाग के थोड़े तार खुले। ओके मैडम, खुल गए मैडम। ओके, चलिए अब मैडम हम क्या पढ़ेंगे?
अब बेटा हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी खत्म हुआ, अब चलते हैं पब्लिक कंपनी पे। 2 क्लॉज 71, चलिए खोलते हैं इसको। किधर गया रे, एक मिनट। 2 क्लॉज 71, 71, 71, चलो इधर आ जाओ, सारे बच्चे इस पे आ जाओगे। 2 क्लॉज 71, ओके। कहता है देखो क्या कहता है, पब्लिक कंपनी मतलब क्या? कहता है पब्लिक कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। ए भैया प्राइवेट न को होना चाहिए, प्राइवेट न को होना चाहिए। पब्लिक मतलब वो जो प्राइवेट ना हो और जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। कहता देखो यहां पे देखना, नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड सो फार कि कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए ये बताया गया है क्या? नहीं बताया गया। तो कहता है पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी, एक तो जो प्राइवेट ना हो, ऑफ कोर्स जो प्राइवेट नहीं होगी वो क्या है, पब्लिक है, और जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है। मैडम रूल के अंदर लिखा हुआ है क्या कितना मिनिमम होना चाहिए? नहीं बेटा नहीं लिखा हुआ। अच्छा तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं बेटा पब्लिक कंपनी। अच्छा अब यहां पे बोला गया है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी की, कहता है अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी क्या होता है आज की क्लास में तुम्हें बताऊंगी, डोंट वरी। कहता है पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी होगी, जो कौन होगी? जो प्राइवेट कंपनी होगी, तो कहता है इसको भी हम क्या मानेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। लॉ इसको कैसे देखेगा? डीम्ड पब्लिक कंपनी की नजर से देखेगा। कहता है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी की नहीं, पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी हो तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? डीम्ड। लॉ उसको किस नजर से देखेगा? पब्लिक कंपनी की नजर से ही देखेगा। बट क्या वो मैडम क्या उसको पब्लिक कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? नहीं, अपने आर्टिकल्स के हिसाब से आप एक प्राइवेट कंपनी ही हो, लेकिन लॉ आपको किस नजर से देखेगा? पब्लिक कंपनी की नजर से देखेगा। आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी माने जाते हो। ठीक है सारे बच्चे, एवरीबडी समझा? तो मैडम पब्लिक मतलब क्या होता है? बेटा पब्लिक मतलब वो जो प्राइवेट ना हो और जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो एज में बी प्रिस्क्राइब। कुछ प्रिस्क्राइब किया है क्या? नहीं ना, नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ। और कहता है पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी को हम क्या मानेंगे? जो सब्सिडरी होगी उसे हम मानेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। सारे बच्चों को बात समझा? हाँ जी की ना जी? एवरीबॉडी बता दो बच्चों, एवरीबॉडी। अरे अभी लड़ो मत रे मैडम, 50% नहीं, अभी रुक जाओ, मैं तुमको सब समझाऊंगी आज की क्लास में। तुम होल्डिंग भी पढ़ोगे, सब्सिडरी भी पढ़ोगे, दो दिक्कत नहीं है। सबको समझा? प्राइवेट समझ गया, पब्लिक समझ गया, मैडम एकदम चकाचक समझ गया, वेरी गुड। अब तुमको हम लेके जाएंगे 2 क्लॉज 87, जो किस पे बात करेगा? सब्सिडरी कंपनी के ऊपर बात करेगा। अब मैं इसको ना तुमको बहुत डिटेल में काफी सारी चीजें बताऊंगी। हालांकि ये डेफिनेशन तुमने सीए फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ी थी क्या? सब्सिडरी, होल्डिंग पढ़ा था, हाँ, लेकिन बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा था। तुमने एकदम झांक के नहीं पढ़ा था, खोल के नहीं पढ़ा था, तुमने दिल से लगा के नहीं पढ़ा था। क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ नहीं पढ़ा था, सच कह रही हो तुम कहोगे क्या मैडम हमने पढ़ा था। अभी मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी, फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे आएगा कि हाँ मैडम पढ़ा तो था लेकिन नहीं भी पढ़ा था ऐसा लग रहा है ना? तो चलो तैयार हो जाओ, सारे बच्चे तैयार हैं क्या? फिर इस पे एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर तुमको एक आज का होमवर्क भी सब्सिडरी के ऊपर ही भेज दूंगी। जल्दी जल्दी बताओ तैयार हो क्या? हाँ जी बता दो बेटा। पानी वानी पी लो यार, पानी वानी लेके बैठते हो कि नहीं अपने साथ में ना बेटा जी? सारे बच्चे एक पानी की बोतल रखा करो और पानी पीते रहा करो, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी होता है। पानी पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, कॉन्सेंट्रेशन एकदम तगड़ा बना हुआ रहेगा। ठीक है ओके मैम, कैन यू प्लीज शो योर लॉ समरी बुक सैंपल एट द एंड? दिखा देंगे बेटा, ब्रेक में दिखा देंगे। अंकित मैडम एक डाउट है, डीम्ड पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी के प्रोविजन? नहीं बेटा अंकित, अभी मैंने आपको बोला था है तो प्राइवेट कंपनी ही ना,
तो प्रोविजंस तो आप प्राइवेट कंपनी की फॉलो करोगे, यू आर प्राइवेट कंपनी बाय योर आर्टिकल्स, फॉलो तो आप वही करोगे, बट लॉ की नजर में आपको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है, मतलब आप भी पब्लिक कंपनी ही माने जाते हो क्योंकि आप पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो। वैसे आप अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी हो, तो वही रूल्स आप फॉलो करोगे, ठीक है, ओके। अब सारे बच्चे चलिए जी चालू करते हैं, ओके। तो पहले तो सुनना मेरी बात, मैडम सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन होती है? कहता देखो, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी के रिलेशन से बात किया जा रहा है। कहता है सब्सिडरी मतलब वो जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे। कहता है सब्सिडरी मतलब, सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिस कंपनी में होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, आपके बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। होल्डिंग आपके बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। मैडम बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना मतलब जो आपकी बेटा होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर सकती है, अगर किसी कंपनी के लेट्स से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो, कहता देखो सारे बच्चे, बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना मतलब होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पावर है। मुझे बताओ एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर रखे, मेजॉरिटी। मतलब मैं अगर मेरी कंपनी अगर तुम्हारी कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखूं, तो मैं कौन हो गई, होल्डिंग हो गई। होल्डिंग मतलब कौन होता है बेटा, होल्डिंग मतलब वो, अब मेरी कंपनी अगर आपके कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखे, तो आपकी कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी और मेरी कंपनी बन जाएगी होल्डिंग, ठीक है। कहता या फिर कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 1/2 मतलब मोर देन 50%। कहता है अगर मैं आपके मोर देन 50% के टोटल वोटिंग पावर के मोर देन 50% अगर मैं होल्ड करती हूं, या तो अकेले इधर ऑन इट्स ओन या अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर, तो मैं आपकी क्या हो जाऊंगी, होल्डिंग हो जाऊंगी, ठीक है। अब सारे बच्चे सुनना मेरी बात, ठीक है मैडम। कहता है या तो मैं अकेले तुम्हारे 50% मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर को होल्ड करूं, या मैं अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर आपके टोटल 50% ऑफ वोटिंग पावर को होल्ड करूं, ठीक है। अब सारे बच्चे सुनना, एवरीबडी, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूं, सारे बच्चे सुनोगे, एवरीबडी, एवरीवन, सारे बच्चे सुनो। ये एक कंपनी है XYZ कंपनी, ठीक है। XYZ कंपनी क्या करती है, 51% वीपी होल्ड करती है, वोटिंग पावर होल्ड करती है, किसका, ABC कंपनी का। मुझे बताओ क्या XYZ एक होल्डिंग कंपनी है? एवरीबडी, XYZ एक, पहले समझ तो लो शिप्रा, समझो तो सही बेटा कॉन्सेप्ट, फिर एग्जांपल लोगे तो समझोगे। क्या XYZ एक होल्डिंग कंपनी हुई? ये क्या कर रही है, ऑन इट्स ओन आप होल्ड कर रहे हो, ऑन इट्स ओन, मतलब आप अपने आप से, एक कंपनी अपने आप से किसी के 51% से 50 से मोर देन 50% बीपी होल्ड कर रही है। तो मुझे बताओ आप एक सब्सिडरी, ये सब्सिडरी हो गया और आप होल्डिंग हो गए, यस। अब सारे बच्चे सुनना, ये है XYZ कंपनी, ये है XYZ कंपनी। XYZ कंपनी की एक सब्सिडरी है ABC कंपनी, ठीक है, ये इसकी सब्सिडरी है। अब एक कंपनी है LMN कंपनी। अब सारे बच्चे मेरे ध्यान से बात सुनेंगे। XYZ इस कंपनी में कितना वीपी होल्ड करता है, लेट्स से 10% वीपी होल्ड करता है, और ABC इसमें कितना होल्ड करता है, ABC इसमें 42% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है। तो आप मुझे बताओ LMN सब्सिडरी मानी जाएगी क्या XYZ की?
LMN कंपनी क्या सब्सिडरी मानी जाएगी? किसकी? XYZ कंपनी की। क्योंकि XYZ यहां पे तो डायरेक्टली ऑन इट्स ओन आप मोर देन 50% होल्ड कर रहे थे, यहां पे आप ऑन इट्स ओन नहीं कर रहे, आप अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर टोटल अगर आप देखो तो क्या निकल के आ जाता है? 52% वीपी। तो अब मुझे बताओ, यहां पे आप अकेले तो नहीं कर रहे हो, पर आप अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर कर रहे हो। तो कहता है देखो आप क्या कर रहे हो, आप इस लाइन का मतलब समझोगे। अगर आप मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो, या तो आप अपने आप से करते हो, या आप अपने एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी के साथ मिलकर किसी भी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वीपी को होल्ड करो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। सारे बच्चे बताना, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, सबको समझा? सारे बच्चे समझाओ। एवरीबडी। ओके एवरीवन, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी नाइस। अभी तो आपने, मैडम हमने क्या पूरी डेफिनेशन समझ ली है क्या? नहीं, अभी तक आपने पूरी डेफिनेशन नहीं समझी है। अभी हम आगे पढ़ने वाले क्या मैडम? हाँ, अभी तुम बहुत सारे डेफिनेशंस और पढ़ने वाले हो, मतलब अभी इस डेफिनेशन को तुम और अच्छे से समझे नहीं हो शायद। ओके, अब नीचे देखो, इसके किस पे देखोगे? नीचे एक्सप्लेनेशन पे आएंगे एवरीबडी। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मोर देन 50% अंकित, कितना भी हो, फिर मोर देन 50% में 50.1 हो, कुछ भी हो, मोर देन 50%, 50% पॉइंट एक भी हो तो भी आप सब्सिडरी बन जाओगे, वो होल्डिंग बन जाएगा क्या? यस, मोर देन 50%। ठीक है, चलो एवरीबडी, अब सारे बच्चे इधर आओ। अब ये क्या कहता है बेटा? मोर देन 50 का आप लोग मतलब समझते हो क्या क्या होता है? छोटे बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो? 50.1 मोर देन 50 होता है क्या? चलो मेरे को बताना बेटा, क्लास 1 पे आ जाते अपने। मोर देन 50.1% वोटिंग पावर होल्ड करना मोर देन 50% होता है क्या? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। तो ये भी हो जाएगा क्या? तो मोर देन 50 होना पड़ा, 50% नहीं, मोर देन 50%। ठीक है, ओके, चलो एवरीबडी अब इधर आओगे, सारे बच्चे अब इधर आएंगे। अब मैं आप लोगों को एक और चीज पढ़ाऊंगी, पहले डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो। चलो एवरीवन, ये क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? सारे बच्चे सुनना, ध्यान से सुनना। एवरीवन कहता है सबसे पहले, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी ना, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, इसको यहाँ पे समझाया हुआ है। कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब इज डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। कहता है कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखे, एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखे, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। ठीक है, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। अब सारे बच्चे एक और ध्यान से बात सुनेंगे। देखो ये लाइन क्या कहता है,
पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। कहता है एक कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, होल्डिंग कंपनी की एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी if the control referred in subclause 1, that is this, and subclause 2, this, is of another subsidiary company of the holding company। मतलब होल्डिंग कंपनी की अगर एक सब्सिडरी है और सब्सिडरी भी, ये सब्सिडरी कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी को क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी के या तो बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है या किसी दूसरे कंपनी में मोर देन 50% वीपी होल्ड करती है, तो ये वाली कंपनी भी होल्डिंग कंपनी की क्या मानी जाएगी, डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अब मेरे साथ इस लाइन को वापस से पढ़ना, ध्यान से सारे बच्चे वापस से लाइन को पढ़ेंगे बेटा। कहता है अगर एक कंपनी, कहता है एक कंपनी मतलब ये कंपनी डीम्ड सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी की, ये कंपनी डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी किसकी, होल्डिंग कंपनी की। अगर ये जो ऊपर वाला कंट्रोल लिखा हुआ है सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में जो कंट्रोल लिखा हुआ है, ये कौन एक्सरसाइज करता है, ये सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वीपी होल्ड करे, या सब्सिडरी कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड को के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे, तो ये वाली जो सब्सिडरी है ये होल्डिंग की क्या मानी जाती है, डीम्ड सब्सिडरी मानी जाती है। सारे बच्चों को समझा? तो मतलब मैडम एक बात हमें बताइए, एक कंपनी है कंपनी एक्स, कंपनी एक्स की सब्सिडरी है वाई, और वाई भी क्या करता है 60% वीपी होल्ड करता है क्यू के अंदर। तो मुझे बताओ क्या क्यू डीम्ड सब्सिडरी माना जाएगा, क्यू डीम्ड सब्सिडरी माना जाएगा एक्स का? सारे बच्चे बताओगे विल क्यू बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सब्सिडरी ऑफ एक्स? सारे बच्चे हाँ या ना में बताएंगे, सारे बच्चे बता दो हाँ या ना में। विल क्यू बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सब्सिडरी ऑफ एक्स? हाँ या ना में बताओ, चलो देखें बता सकते हो क्या। यस। तो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 1 ए ये कहता है, अगर मैं आपको बेटा ये हिंदी में लिखकर बताऊं, अगर मैं आपको ये लाइन को हिंदी में लिख के बताऊं, तो ये लाइन क्या कहता है पता है, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी, अगर मेरी कोई सब्सिडरी है उसकी भी कोई सब्सिडरी है तो वो भी मेरी ही सब्सिडरी, डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी मेरी। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? यस। अब कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए था। अब बेटा किसको चाहिए था, आई थिंक शिप्रा थी। शिप्रा कान खोल के एक चीज सुनना, पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, मैम इसमें से भी कोई कंडीशन फुलफिल हो तो सब्सिडरी होगी ना? मतलब मैम इसमें से कोई भी कंडीशन, हाँ मतलब आपने अभी तो पढ़ा सब्सिडरी आप कब बनते हो, जब दोनों में से और है कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब तीसरी चीज क्या बोलता है, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, क्या, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मैडम ये क्या लिख दिया, इसका क्या मतलब है, एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मैडम नहीं समझा, ये क्या बोल रही हो आप? कोई भी बता रहेगा इसका मतलब क्या है? कहता है यहां पे जो कंपनी लिखी हुई है, द कंपनी, यहां पे जो कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। सारे बच्चे बताओ, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मैडम ये क्या माजरा है? अब मैं तुमसे, हालांकि तुमने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पहले पढ़ी तो है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एवरीबडी सुनना। क्या मैडम क्या बता रही हो आप? मतलब अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं, क्या, लेट्स से रेनॉल्ट एक जर्मन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, रेनॉल्ट लिमिटेड, ठीक है, रेनॉल्ट की एक इंडियन सब्सिडरी है, रेनॉल्ट इंडिया, रेनॉल्ट इंडिया, ठीक है। अब सारे बच्चे सुनना,
रेनॉल्ट एक कंपनी है, रेनॉल्ट की एक सब्सिडरी है रेनॉल्ट इंडिया। अब मेरे को एक बात बताना, रेनॉल्ट लिमिटेड इंडिया में, रेनॉल्ट लिमिटेड बाहर की कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर बनी हुई है, ठीक है। इनकी एक इंडिया में सब्सिडरी है जिसका नाम है रेनॉल्ट इंडिया। अब सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैम रेनॉल्ट लिमिटेड जो है, बेटा एक बात बताओ, इंडिया में क्या हम इसे कंपनी बोलेंगे? इंडिया में क्या हम इसे कंपनी बोलेंगे? रेनॉल्ट लिमिटेड को इंडिया में हम क्या इसे हम कंपनी बोलेंगे? क्यों? इंडिया में कंपनी मतलब कौन होती है? इंडिया में कंपनी हम किसको कहते हैं? कंपनी मतलब वो जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हो, उसे हम कंपनी कहते हैं। इंडिया में कंपनी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? आइए, इंडिया में हम कंपनी उसको कहते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में बने या पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बने, उसे हम कंपनी कहते हैं। पर मैडम, रेनॉल्ट इंडिया तो ना कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, ना ही पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बनी, तो क्या हम इसे कंपनी बोलेंगे? क्या हम इसे कंपनी बोलेंगे? नहीं। तो मैडम, जब ये कंपनी ही नहीं है, जब ये इंडिया में कंपनी ही नहीं है, तो इसकी सब्सिडरी कंपनी कैसे हुई? जब यही कंपनी नहीं, तो इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी कैसे हो सकती है? जब हम इसे कंपनी कहते ही नहीं है, तो हम इसे इसको कैसे सब्सिडरी कंपनी कह दे? जब यही कंपनी नहीं है, तो इसकी कोई ये खुद ही कंपनी नहीं है, तो इसकी क्या सब्सिडरी कंपनी होगी? जब इसको खुद ही कंपनी नहीं कहते। तो यहाँ पे क्या बोला? अब मुझे बताओ, क्या ये जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, मुझे बताओ, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? चाहे कंपनी इंडिया के बाहर भी बनी है, क्या वो किसी को सू कर सकती है? यस। पहली चीज, क्या अपने नाम पे एसेट को होल्ड अक्वायर कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है? हाँ। कॉमन सील यूज कर सकती है? हाँ। सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। परपेचुअल सक्सेशन है? हाँ। तो मुझे बताओ, क्या रेनॉल्ट लिमिटेड इंडिया में कंपनी तो नहीं है, पर क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। तो देखो, लॉ मेकर्स ने दिमाग लगाया, लॉ मेकर्स ने ये सोचा, रेनॉल्ट लिमिटेड तो इंडिया में कंपनी ही नहीं मानी जाती, क्योंकि इंडिया में हम कंपनी उसको बोलते हैं जो 2013 में बना हो या 1956 में बना हो। तो जब ये कंपनी ही नहीं, तो इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी, जब खुद ही ये कंपनी नहीं है भारत में, तो इसकी कोई सब्सिडरी कैसे हो जाएगी? तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है। तो इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने केवल इस डेफिनेशन में एक चीज ऐड कर दी। क्या? इन्होंने एक चीज ऐड कर दी, द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाते हैं। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गए, तो अब ये कंपनी मानी जा रही है क्या? कहता कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं होती, तो ये तो कंपनी ही नहीं होती। तो अब यहाँ पे लिख दिया कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, भी कंपनी मानी जा रही है इस पर्टिकुलर केस में। तो मुझे बताओ, ये कंपनी है, तो अब इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो सकती है? हाँ। तो पहले तो अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं होती, तो मैडम हम तो इसे कंपनी ही नहीं कहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी है ना, तो कंपनी मान लो। नहीं तो मैडम, अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में सब्सिडरी खोलेगी, तो बाहर की कंपनीज को तो हम क्या नहीं बोलेंगे, बाहर की कंपनी को तो हम कंपनी मानेंगे ही नहीं, तो उनकी इंडिया में सब्सिडरी कैसे हो जाएगी? कैसे हो सकती है? जो खुद ही कंपनी नहीं, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी कैसे हो सकती है? तो इसके लिए इन्होंने लिखा कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ताकि कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, उसको हम कंपनी मानेंगे, तो उसकी इंडिया में सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। सारे बच्चों को समझ गया क्या? एवरीबडी, जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर एक बाहर की कंपनी है, उसका एक इंडियन सब्सिडरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना। होल्डिंग कंपनी कौन है? यूनिलीवर। उसकी यूके की कंपनी है यूनिलीवर। यूनिलीवर की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यूनिलीवर को ही अगर आप कंपनी नहीं मानते, तो फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी कैसे हो गई इंडिया में, जब वो खुद ही कंपनी नहीं है? तो इन्होंने बोल दिया कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसे कंपनी मान लो, और उसका कोई सब्सिडरी इंडिया में हो सकता है। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? सबका जवाब दे दो फटाफट।
जल्दी जल्दी एकदम फटाफट जवाब दे दो। मैडम ये फॉरेन कंपनी नहीं होगी श्रुति। फॉरेन कंपनी मतलब क्या? जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो और इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, उनको कहते हैं फॉरेन कंपनी। मतलब समझा? चलो, एवरीबडी समझ गया? यस यस यस, ठीक है। चलो, वेरी वेरी गुड। अब सारे बच्चे इधर आ जाओ। ये अब क्या कहता है? लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक चीज पढ़ी थी, होल्डिंग की सब्सिडरी, होल्डिंग की एक सब्सिडरी, उसकी एक सब्सिडरी, तो ये क्या हो गया? डीम्ड सब्सिडरी। ठीक है, ये लेयर 1 माना जाता है और ये लेयर 2 माना जाता है। दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज योर सेकेंड लेयर। तो 2 लेयर तक आप सब्सिडरी माने जाते हो। तो होल्डिंग कंपनी की 2 लेयर तक आप सब्सिडरी माने जाओगे, तो ये भी आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी। 2 लेयर तक अलाउड होता है, 2 लेयर तक अलाउड होता है। इसके नीचे अगर कोई हुआ तो ये आपकी डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी नहीं। ओनली 2 लेयर तक अलाउड है। ठीक है, 2 लेयर तक, ये दिस इज योर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। 2 लेयर तक एक कंपनी आपकी डीम्ड सब्सिडरी मानी जा सकती है। सारे बच्चों को समझा? शिप्रा मैम, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कोई सब्सिडरी होगी तो यूनिलीवर कंपनी जो फॉरेन कंपनी है उसकी भी सब मतलब बेटा, शिप्रा बेटा क्या बोल रही हो? आइए इधर। आई होप आपको समझ गया है। प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो इसे, बहुत सिंपल है। सब्सिडरी किसको कहेंगे? सारे बच्चे बोलोगे। सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करे? जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करे? या तो आपके बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे, या फिर मोर देन 50% वीपी होल्ड करे, ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज, और थ्रू इट्स सब्सिडरीज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। समझा? मैम नोट्स लास्ट में बनवाओगे? प्रांजल, मैंने आपको क्या कहा था बेटा, हम क्लास में नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है। ये मैं आपको कल की क्लास में भी कह चुकी हूँ, आज की क्लास में भी कह चुकी हूँ। आपके साथ ऑलरेडी समरी नोट्स शेयर किए हुए हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम स्क्रीन पे देखो। एवरीथिंग का शॉर्ट समरी आपके साथ बुक में शेयर किया गया है। तो जैसे ही मैं चीज पढ़ाऊंगी, आपके पास ऑलरेडी उसकी समरी बनी हुई है, आपके साथ प्रिंटेड बुक शेयर किया हुआ है। बेटा लॉ का सिलेबस अब इतना सा नहीं है, लॉ का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ये तो अभी मैं लिख रही हूं, बाद में मैं भी नहीं लिखूंगी आपके, इसलिए मैंने ऑलरेडी समरी नोट्स बनाकर आपको दे दिए। कल भी बताया था मैंने, आज भी बताया था मैंने। आई होप आपको सुना है बेटा। सुना था क्या आपने प्रांजल? ठीक है, चलो एवरीबडी, आपको कुछ लिखना नहीं है। आपके साथ मैंने आपके लिए एक समरी बुक शेयर किया है, जिस समरी बुक में बेटा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एवरीबडी समझा? यस मैडम। तो ये हो गया आपका सब्सिडरी। और ओहो, सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन में आपने क्या पढ़ा? सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन में आपने क्या पढ़ा? सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा कि अगर एक कंपनी की सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी ही सब्सिडरी, वो भी 2 लेयर तक सब्सिडरी मानी जाती है, उसके बाद नहीं मानी जाती है। उसके बाद मैम थर्ड लेयर विल कंपनी 2 लेयर वाली ही मानी जाएगी। बेटा एक्स की सब्सिडरी वाई, वाई की सब्सिडरी जेड, जेड की भी अगर कोई सब्सिडरी है आर, तो ये एक्स की सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी, वाई की जरूर मानी जाएगी, एक्स की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलो एवरीबडी समझा? मैम क्या आप ऑडिट की फोकस बैच लोगे? नहीं बेटा,
ऑलरेडी ऑडिट के बहुत सारे रिविजन अपलोडेड है, डबल बार एक ही चैप्टर के रिविजन अपलोड करके क्या करें, ठीक है। चलो फिर आपने क्या पढ़ा बेटा, सब्सिडरी की सब्सिडरी, आपकी सब्सिडरी 2 लेयर तक सब्सिडरी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कंपनी के अंदर सारे बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाते हैं, कंपनी के अंदर क्या आ जाते हैं, सारे बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाते हैं। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी मानेंगे, ठीक है। हो सकता है इंडिया में तो कंपनी सिर्फ 2013 में या 1956 में अगर बनी उसी को ही कहते हैं कंपनी, लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी हम कंपनी कह देंगे। मतलब कोई बाहर की कंपनी की इंडिया में सब्सिडरी है तो उस बाहर की कंपनी को इंडिया में कंपनी बोलेंगे क्या, हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर हो, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। सारे बच्चे समझ गए क्या, एवरीबडी? मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। बेटा लेट मी फिनिश अ पॉइंट, सक्षम बीच में मत पूछो ना, पहले मैं एक पॉइंट खत्म कर दूं उसके बाद आपका डाउट एड्रेस हो जाएगा, बीच में पूरा फ्लो टूट जाता है बेटा क्लास का, ठीक है। तो आपका बीच में कोई भी चीज हो तो समझ जाएंगे। मतलब मैम कोई बॉडी कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल एलएलपी किसी कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड करे तो हम सब्सिडरी ही कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहेंगे। आ जाओ, चलो समझ गया एवरीबडी, सारे बच्चे समझ गए हैं क्या, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको समझी एवरीबडी, सारे बच्चों को सब्सिडरी कंपनी अच्छे से समझा। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देती हूँ, सारे बच्चे पहले जवाब दोगे, चलो एवरीबडी, एवरीबडी विल रिप्लाई, ओके। फिर मैं अब आपसे एक और सवाल पूछूंगी, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर कर पाता है। चलो जवाब दो, फटाफट जवाब दोगे। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? सिर्फ अंकित, गीता और सक्षम का ही क्यों जवाब आया है? शशि का भी जवाब आ गया है। शशि, अंकित, गीता और सक्षम का ही जवाब आया है, बाकी के बच्चे बेटा कोई डाउट है? क्या डाउट है? सबने जवाब नहीं दिया है, सभी बच्चों को जवाब देना है, बाकियों को सही समझा है? पुलकित, शिप्रा, विवेक, प्रांजल, गीता, गीता का तो जवाब आ गया, ज्योति, तृप्ति, बेटा किसी का भी जवाब नहीं आया, साहिल आ गया, चलो समझ गया, ओके मैडम, ओके। अब सारे बच्चे, मैडम वीपी का मतलब क्या होता है? वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे सुनना, लेट्स से एक कंपनी ने अच्छा तुमको थोड़ा और डिटेल में भी बता सकती हूँ अगर, चलो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊं तुम्हें साथ ही साथ। मैडम एक बात बताओ, पहले पता है, तुम सुनना, पहले हम सब्सिडरी किसको कहा करते थे और अब हम अब सुनना, अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे ना तो मैं एक बहुत गहराई वाली बात समझाती हूं, सुनना। पहले हम सब्सिडरी किसको कहते थे, अब फिर अमेंडमेंट आ गया डेफिनेशन में, और अब हम सब्सिडरी किसको कहते हैं? बेटा पहले हम सब्सिडरी कहते थे कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करे, समझा? सुनना, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करे, तब ये भी क्या हो जाती थी? सब्सिडरी मानी जाती थी। पर मैडम इस डेफिनेशन में तो अमेंडमेंट आया, क्या बोला? एक कंपनी
अगर दूसरे कंपनी के मोर देन 50% के वोटिंग पावर को होल्ड करे। मैडम अब ऐसा बोल दिया गया, पर मैडम इसमें फर्क क्या हुआ, ये ऐसा अमेंडमेंट क्यों आया? तुम इस फर्क को देख रहे हो? ओहो रुको, तुम इस फर्क को देखो सारे बच्चे। मैडम पहले ऐसा बोला था कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करे, बट फिर मैडम ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर को होल्ड करे? ऐसा अमेंडमेंट क्यों आया मैडम, एक बात बताओ, व्हाई डिड दिस अमेंडमेंट कम? पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड से वोटिंग पावर क्यों डाल दिया गया? ये फर्क क्यों आया? अमेंडमेंट क्यों लाया गया? ये भी आप समझोगे क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। अभी आप ये समझोगे तो आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट समझ में आएगा और वो भी डिटेल में समझ में आएगा। तो सारे बच्चे सुनना, सारे बच्चे सुनना। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। क्या? लेट्स से एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 2 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं। 2 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, ओके मैडम, 2 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। ओके, अब लेट्स से ए लिमिटेड ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 2 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। अब जिसमें बेटा 2 लाख में से 1 लाख शेयर क्लास ए शेयर्स है। 1 लाख शेयर्स कैसे है? क्लास ए शेयर्स है। मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स। एक शेयर पे एक वोट मिलेगा। एक शेयर पे कितना वोट मिलेगा? एक वोट मिलेगा। एक शेयर है तो आपके पास वोट करने का एक राइट है, एक वोटिंग, एक वोट, एक शेयर पे एक वोट। ठीक है, इस कंपनी ने बेटा कुछ क्लास बी शेयर्स भी इशू कर रखे हैं। अब मैडम ये क्लास बी कौन से शेयर्स हैं? बेटा डीवीआर शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, जिसमें लेट्स से अगर आपके पास, अब ये डीवीआर कितने इशू कर रखे हैं? 1 लाख डीवीआर शेयर इशू कर रखे हैं। 1 लाख। अगर आपके पास एक शेयर है, लेट्स से अगर आपके पास 10 शेयर्स है, तो आपके पास कितना वोट होगा? 1 वोट होगा। 10 शेयर होंगे तो आपके पास 1 वोट होगा। मैडम ये कौन से शेयर्स होते हैं? डीवीआर शेयर्स। बेटा डीवीआर शेयर्स होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। आपको पता है एक कंपनी है टाटा मोटर्स, सबको पता है, सबसे फेमस एग्जांपल। टाटा मोटर्स का अगर आप ऑर्डिनरी शेयर देखो, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, मैं आपको अभी मार्केट पे लेके जाती हूँ। मार्केट आज खुला हुआ है, 2 मिनट रुकेंगे। चलो देखो सारे बच्चे इधर आइएगा। मैम ब्रेक मिल जाएगा, अभी हम वैसे कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे, अपने एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं बेटा, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा, बीच में फ्लो नहीं टूटेगा। ठीक है, सारे बच्चे इधर देखो। बेटा ये टाटा मोटर्स आपको दिख रहा है? टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर का प्राइस कितना है? आप ये देखो, ये टाटा मोटर के डीवीआर शेयर्स है। इसका प्राइस आज की डेट पे कितना है? अरे किधर गया? 726 रुपीज है। कितना है बेटा टाटा मोटर डीवीआर का प्राइस? आज की डेट पे टाटा मोटर डीवीआर का जो शेयर है, टाटा मोटर डीवीआर लिमिटेड, इसका प्राइस है 726 रुपीज का। ठीक है, 726 रुपीज का टाटा मोटर डीवीआर के शेयर का प्राइस है। मैडम डीवीआर का मतलब क्या होता है? अभी समझोगे, अब 1 मिनट रुकिएगा। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगी, नॉर्मल टाटा मोटर के ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस बताती हूँ। ठीक है, चलिए टाटा मोटर शेयर प्राइस। अब सारे बच्चे यहां पे देखिएगा, अब देखना। हाँ
टाटा मोटर के शेयर का, ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस देख रहे हो कितना है, 1053 रुपीज। मैडम ये तो बहुत महंगा है। टाटा मोटर का सेम शेयर डीवीआर शेयर वो तो सस्ता था, 700 कुछ 55 का था, और टाटा मोटर का जो ऑर्डिनरी शेयर है वो मैडम 1052 रुपीज का है। हाँ, फर्क क्यों, दोनों ही एक कंपनी के शेयर्स हैं। तो अब इधर आइएगा, एक है बेटा ऑर्डिनरी शेयर जिसपे एक शेयर पे एक वोट मिलता है, और कुछ शेयर्स हो गए डीवीआर शेयर्स, मतलब इन पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, इन पे वोटिंग राइट्स। ये मैडम सस्ते क्यों होते हैं शेयर्स, डीवीआर शेयर सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इस पे वोटिंग राइट्स आपको कम मिलते हैं। अगर आपके पास 10 शेयर है, एग्जांपल दे रही हूं, अगर आपके पास 10 शेयर है तो मान लो आपको एक वोट मिल रहा है, इसके लिए मार्केट में ये शेयर सस्ते हैं क्योंकि इन पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। अगर आप ये शेयर्स खरीदते हो, है तो दोनों ही कंपनी के सेम शेयर्स, टाटा मोटर्स के ही है दोनों शेयर, जैसे हमारे केस में ए लिमिटेड के ही है दोनों शेयर्स, लेकिन दोनों का क्लास अलग अलग है। एक में एक शेयर पे एक वोट मिल रहा है, ये तो हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक शेयर हो गए बेटा डीवीआर शेयर, मतलब 10 शेयर पे एक वोट मिल रहा है, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स है इन पे, 10 शेयर पे एक वोट मिलेगा, तभी ये मार्केट में सस्ते में मिल रहे हैं। तभी दोनों टाटा मोटर के होने के बावजूद एक 1000 रुपए का है और एक 700 रुपए का है। क्यों, क्योंकि ये सस्ते हैं, इस पे वोटिंग राइट्स कम है, इस पे आपको पूरे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। अब मेरे को एक बात बताइएगा, अगर हम पुरानी डेफिनेशन देखा करते तो मान लो ए लिमिटेड के ये इतने शेयर्स है, लेट्स से एक कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड होल्ड करती है 1 लाख डीवीआर शेयर और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर होल्ड करती है, ठीक है। तो अगर आप पुरानी वाली डेफिनेशंस को देखें, पहले सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करे, तो इस हिसाब से अगर एक कंपनी कितना होल्ड कर रही है, किसका, ए का, आउट ऑफ टोटल 2 लाख शेयर्स, आउट ऑफ टोटल 2 लाख शेयर्स आप कितना होल्ड कर रहे हो, 1,10,000, तो 1,10,000 आउट ऑफ द टोटल 2 लाख शेयर्स होल्ड कर रहे हो। तो मुझे बताओ आप मोर देन 50% होल्ड कर रहे हो क्या, मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो क्या, मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो, तो मुझे बताओ बी क्या बन जाता, होल्डिंग बन जाता। हाँ या ना में सारे बच्चे जवाब देंगे। अगर हम पुरानी वाली डेफिनेशन के हिसाब से चलते तो कंपनी ने इशू कर रखे हैं टोटल 2 लाख शेयर्स, बी लिमिटेड होल्ड करता है 1 लाख डीवीआर शेयर और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो आप 1,10,000 शेयर होल्ड करते हो। अगर हम देखें तो ये मोर देन 50% हो जाता है। सारे बच्चे मुझे बताओ, तो बी होल्डिंग बन जाता है, ए सब्सिडरी बन जाता है। पुरानी वाली डेफिनेशन को अगर हम देखें तो, पुरानी वाली डेफिनेशन को हिसाब से अगर हम देखें तो मैडम ये होल्डिंग हो गया और ये सब्सिडरी हो गया। पर मैडम सारे बच्चे जवाब देना, ठीक है, पर मैडम डेफिनेशन में अमेंडमेंट क्यों लाया गया। अब लॉजिक देखो अमेंडमेंट लाने का, एकदम लॉजिक लगाया है लॉ मेकर्स ने बेटा। लॉजिक क्या लगाया यार, आपके पास इस कंपनी में, मुझे बताओ टोटल वोटिंग राइट्स कितने हैं इस कंपनी के अंदर, टोटल वोटिंग राइट्स कितने हैं इस कंपनी में। एक तो हो गए 1 लाख शेयर पे एक वोट मिल रहा है, तो ये तो हो गए 1 लाख वोट, प्लस 1 लाख शेयर्स पे आपको 10 शेयर पे एक वोट मिल रहा है, 10 शेयर पे एक वोट मिल रहा है, तो यहां पे मुझे बताओ आपके कितने वोट हो गए, 10,000 वोट हो गए। तो टोटल कंपनी में कितने वोट्स हैं, 1,10,000 वोट्स है कंपनी के पास। टोटल वोट्स कितने हैं कंपनी के पास बताओ, टोटल वोटिंग राइट कितने हैं कंपनी में, टोटल वोटिंग राइट कंपनी में 1,10,000 वोट्स, क्योंकि इन 1 लाख शेयर्स पे तो एक वोट मिल जाएगा, तो 1 लाख वोट्स हो गए। फिर इन 1 लाख वोट्स पे तो क्या है, 10 शेयर होने पे एक वोट मिलता है, तो इन 1 लाख शेयर्स पे कितने वोट है, 10,000, तो कितने हो गए, 1,10,000 वोट्स है कंपनी के पास टोटल। अब मुझे एक बात बताओ, हालांकि बी लिमिटेड होल्डिंग है, लेकिन बी लिमिटेड के पास वोटिंग राइट्स हैं क्या कंपनी में। अगर आपके पास डीवीआर शेयर है 1 लाख, तो आपके पास 10,000 वोटिंग राइट्स हो गए। आपके पास 1 लाख डीवीआर शेयर्स है और आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स है 10,000, तो मुझे बताओ टोटल 1,10,000 वोट्स में से, टोटल 1,10,000 वोट्स में से आपके पास कितना है, आप तो होल्डिंग हो,
कितना वोट है? डीवीआर शेयर पे तुम्हारे पास 10,000 वोट्स हैं और इसके पास तुम्हारे पास 10,000 वोट्स हैं, तो 1,10,000 वोट्स में से तुम कितना वोट कर पाओगे? सिर्फ 20,000 वोट्स दे पाओगे आउट ऑफ द टोटल 1,10,000 वोट्स। तो डू यू हैव एनी पावर इन द कंपनी? अगर तुम लॉजिक के हिसाब से देखो, तुम कंपनी के टोटल 1,10,000 वोट्स में से सिर्फ कितना वोट दे पाओगे? 20,000। तो क्या तुम कंपनी को किसी भी हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास, तुम होल्डिंग होने के बावजूद, अगर हम पुरानी वाली डेफिनेशन से देखें तो तुम होल्डिंग हो, पर तुम कितने वोट दे सकते हो? टोटल 1,10,000 में से सिर्फ तुम 20,000 वोट दे पाओगे, तो तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, तुम तो कुछ वोट ही नहीं दे सकते, तुम्हारे पास तो वोटिंग पावर ही नहीं है, कंपनी को कंट्रोल करने का पावर ही नहीं है तुम्हारे पास। इसके लिए डेफिनेशन में चेंज आया और इन्होंने क्या बोला कि अब हम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे, क्योंकि कंपनीज डीवीआर शेयर्स भी इशू करती है। अब हम क्या देखेंगे? वोटिंग पावर को देखेंगे। तो अब मुझे बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, वोटिंग पावर को अगर देखा जाएगा, वोटिंग पावर को अगर देखा जाए, तो अगर मुझे बताओ कंपनी बी के पास 1,00,000 डीवीआर शेयर्स थे और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, तो इसके ऊपर कितना वोटिंग राइट हुआ? 10,000 शेयर्स का वोटिंग राइट हुआ। इसके ऊपर कितना हुआ? 10,000 का हुआ। तो टोटल आपके पास 20,000 शेयर्स का वोटिंग राइट है। तो अब मुझे बताओ, टोटल 1,10,000 में आप कितना होल्ड करते हो? 20,000 का वोटिंग राइट होल्ड करते हो। तो मुझे बताओ आपके पास कितना वोटिंग राइट है? बी के पास कितना वोटिंग राइट है? आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ज्योति, देखो स्क्रीन पे लिखा है मैंने, 20,000 में से आपके पास कितना वोट? 1,10,000 में से तुम्हारे पास 20,000 वोटिंग राइट है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास कितना परसेंटेज है? बी लिमिटेड के पास कितना परसेंटेज है? ए लिमिटेड में आपके पास कितना वोटिंग राइट है? जल्दी बताओ। 18.8%। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सब्सिडरी हुई? दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से, अमेंडेड डेफिनेशन के हिसाब से, ए बी लिमिटेड, चलो इसको थोड़ा चेंज कर दें, बी लिमिटेड इज होल्डिंग जस्ट 18% ऑफ ए लिमिटेड। इज इट इवन अ सब्सिडरी नाउ? इस डेफिनेशन के हिसाब से सब्सिडरी नहीं है, और ये करेक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये चेंज बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते तो आप होल्डिंग के बावजूद भी आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताया? आपको समझ में आया? लॉजिक सबको समझ में आया? एवरीबडी, डिड यू अंडरस्टैंड? इंटरेस्टिंग बात थी, और मैंने ये तुम्हें बात क्यों समझाई आगे बताऊंगी। क्लियर हुआ कि पहले पेड अप शेयर कैपिटल था, मैडम अचानक से इन्होंने चेंज लाकर वोटिंग पावर क्यों कर दिया? बेटा वोटिंग पावर इसलिए किया क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे। सबको समझा? ठीक है, ओके मैडम, समझ गया, ओके, वेरी गुड। चलो अब ब्रेक टाइम है बेटा, ब्रेक। ओके, ब्रेक। चलो अब खेल सकते हो तुम, 2 मिनट में मैं आ रही हूं, अब ब्रेक है। ओके, देर इज अ 5 minutes ब्रेक। थैंक यू मैडम, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। हाँ देखो, 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूं मैं तुम्हें। हंसी खुशी खेलते खेलते ब्रेक को एंजॉय करें, ठीक है? 30 मिनट का ही कर। मैं पुलकित कह रहा है मैडम ना तुम्हारी ना हमारी, एक काम करो, सीधा आप 30 मिनट का ब्रेक दे दो। मैं तो कहता हूं, हाँ हाँ, तुम तो क्यों नहीं कहोगे? चलो मैं आ रही हूं, तब तक तुम रिवाइज कर लो। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, रिविजन करो। आई विल बी बैक इन 2 minutes।
All right, everybody, I am back. And how? चलिए आ जाइएगा. आइएगा. चलो जी बच्चे बाड़ी. चलो चलो चलो. आइए आइए. ओके मैम आज क्वेश्चन दोगे? हाँ जी मैम. सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है. आईसीआई तो कहता है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो देखो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जरूर पड़ता है एग्जामिनर पे. तो मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि सेक्शंस याद रखें. मैंडेटरी तो नहीं है लिखना, बिकॉज आईसीआई एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन लिखोगे तो एक इंप्रेशन जरूर अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे. एग्जामिनर खुश होके थोड़े नंबर देगा तुम्हें. तो मेरे हिसाब से तुम्हें सेक्शंस याद करने चाहिए. एक से ज्यादा क्वेश्चन देना मैडम. चलो ठीक है. ओके ओके बेटा, जैसा आप कहें. एनर्जी अच्छी लग रही है मुझे. कह रहे मैडम, शिप्रा कह रही है मैडम एक से ज्यादा दे देना. वेरी गुड बेटा, कीप अप द स्पिरिट. मैम May 25 से एमसीयू का पेपर घर लेके जाने देंगे? अभी तक तो जाने नहीं देते, और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसके ऊपर कुछ बताया नहीं है. अभी तक तो बेटा आप एमसीक्यू का पेपर ले जा नहीं सकते घर. मैम लिखे और रॉन्ग हो गया तो मार्क्स कटेंगे ना? बिल्कुल. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सेक्शन मत लिखो. गलत लिखोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा. गलत लिखने से क्या होता है, मतलब फालतू में अपने नंबर खुद कटवा लेना, वो वाली बात होती है. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है बेटा. दैट्स नाइस. ओके आई विल गो थ्रू इट दिव्या. ऑल राइट एवरीवन. मैम पीडीएफ मिला क्वेश्चन बैंक का, वो May 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. मतलब एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है शिप्रा. एप्लीकेबल है तभी तो आपके साथ शेयर किया गया है. नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर May 25 ऑल्सो. देयर हैज बीन नो चेंज इन द सिलेबस. May 25 के लिए भी एप्लीकेबल है वो. डोंट यू वरी चाइल्ड. ठीक है. ओके चलो जी. मैम मुझे नहीं मिला. कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा. धीरे धीरे टीम सबको भेज रही है, तो क्या है कि आज नहीं तो कल सबको ही मिल जाएगा. तो टेंशन मत लो. जिसको अभी तक नहीं मिला उसको पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन नको लो. ओके. जिसको भी, अब जैसे कुरियर भी है, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को लेट मिलेगा. वैसे ही बुक का जो पीडीएफ बुक है वो भी एक आध दिन में सबको मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना. शिप्रा इट इज एप्लीकेबल फॉर May 25. वो क्या है कि उसका फ्रंट पेज बस ऐसा ही है, फ्रंट पेज में चेंजेस नहीं हुए, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा. इट इज एप्लीकेबल फॉर May 25 ऑल्सो. ठीक है, तभी आपके साथ शेयर किया है. इनिशियल पेजेस में वो May 25 ऐड नहीं हुआ, अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल फॉर May 25 ऑल्सो, एंड उसके बाद के अटेम्प्ट ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल. ठीक है. चलो एवरीवन, दैट इज वाई आपके साथ शेयर हुआ है बेटा, अदरवाइज आपके साथ शेयर नहीं होता ना. आओ चलिए एवरीबडी एवरीबडी. अब मैं तुमसे एक काम करूंगी. मैं तुमको एक डेफिनेशन पढ़ने बोलूंगी. देखें
कि आप लोग खुद समझ पाओगे कि नहीं। मैम वो एनफ होगा ना? हाँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपीज के, तो बहुत है, उतना भी अगर आप प्रैक्टिस कर लो इट्स मोर देन एनफ। अब सारे बच्चे मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन पे लेके जाऊंगी। मैम अगर एमसीक्यू का पेपर नहीं मिलता तो आपने क्वेश्चन बैंक खुद बनाया, मतलब सक्षम मेरे को समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सक्षम क्या पूछ रहा है, मेरे को समझा नहीं तेरा डाउट। एक मिनट रुकेंगे एवरीबडी। एवरीवन, सारे बच्चे इस डेफिनेशन पे आएंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 45 पे, जो बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। देखो ये क्या कहता है, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगी? अगर कम से कम एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या पार्टली बाय सेंट्रल या पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। कहता है एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगी? अगर उस कंपनी में कम से कम एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होगा बेटा? गवर्नमेंट के पास, चाहे सेंट्रल के पास, चाहे स्टेट के पास, या सेंट्रल स्टेट मिलाकर हो। और कहता है एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अगर किसी एक कंपनी की सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी की बेटा अगर कोई सब्सिडरी है, कोई दूसरी कंपनी, ये भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। कहता है गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कोई दूसरी कंपनी है तो उसको भी हम क्या मानेंगे? गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। मतलब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। तो एक तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो। और कहता है अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अब देखना बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। अब ये बात तुम अपने आप जानोगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। अब कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सुनो ये क्या कह रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज वोटिंग पावर अगर कंपनी ने डीवीआर शेयर्स इशू किए हुए हैं। अगर मान लो एक कंपनी ने डीवीआर शेयर्स इशू किए हुए हैं तो गवर्नमेंट उसका जब 51% वीपी होल्ड करती है तब ये कंपनी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अगर एक कंपनी ने डीवीआर शेयर्स इशू किए हुए हैं तो आप पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखोगे बल्कि आप वोटिंग पावर देखोगे। क्या आप इस बात को अब अपने आप समझते हो? मतलब अब मैंने आपको पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया कि पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग पावर के बीच का फर्क आपने आप सभी बताएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन नाउ कि आप इसे पेड अप शेयर कैपिटल को क्या मानोगे? वोटिंग पावर देखोगे अगर कंपनी ने डीवीआर दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हुए। सभी बच्चे बताएंगे अंडरस्टूड बेटा? एवरीबडी जल्दी जल्दी बता दो। अगर एक कंपनी ने, एवरीबडी चलो, वेरी वेरी गुड। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द सेंस दैट इट्स मेकिंग कि हम टोटल पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या रीड करेंगे? वोटिंग पावर रीड करेंगे अगर डीवीआर इशू किया हुआ है तो। चलो वेरी वेरी गुड बेटा।
तो यहां पे आपको क्या समझ में आ गया, गवर्नमेंट कंपनी भी भली भांति समझ में आ गया। नाउ टाइम टू गिव यू सम होमवर्क। आज आप चल होल्डिंग भी पढ़ लो, क्या होल्डिंग भी पढ़ लो। होल्डिंग बहुत ही सिंपल है, 1 लाइन की डेफिनेशन है। एवरीवन in relation to one or more other companies, a company of which such companies are subsidiary company। कहता है एक कंपनी की अगर सब्सिडरी कंपनी होगी तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। मतलब एक, देखो पापा किसको बोलेंगे, जिनके एक या एक से ज्यादा बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे। तो होल्डिंग हम किसको बोलेंगे, जिसके एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी होंगे। कहना तुम्हारे अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो आपको हम क्या बोल देंगे, होल्डिंग बोलेंगे। सिंपल सी बात। पापा कौन, जिसके एक या एक से ज्यादा बच्चे हो। वैसे ही होल्डिंग कौन, जिसके 1 या मोर देन 1 सब्सिडरी कंपनीज हो, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक्सप्लेनेशन में एक और चीज है, लॉ में क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाते हैं। मतलब अगर मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, भारत में इसे कंपनी तो नहीं कहते लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है, तो ये क्या भारत में होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। तो कहता है कंपनी वर्ड में बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर तो सब्सिडरी हो गई। यूनिलीवर लिमिटेड बाहर की कंपनी है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो मतलब अब ये होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी में भी क्या लिखा हुआ है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब ये यूनिलीवर लिमिटेड हालांकि कंपनी ना होके बॉडी कॉर्पोरेट होकर भी कंपनी मानी जा रही है, क्योंकि वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। सारे बच्चों को समझा? नहीं प्रांजल श्रीवास्तव, बेटा आप आगे जाके पढ़ोगे, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स हर मुद्दे पे होते ही नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सारे मैटर्स पे वोट करने का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास सारे मैटर्स पे वोट करने का राइट नहीं होता। तो आप ये जाकर आगे पढ़ेंगे प्रांजल, ठीक है। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या वोटिंग पावर होता है क्या, एवरी मैटर पे वोट करने का? नहीं होता है। ये आगे जाके आप पढ़ोगे प्रांजल, चैप्टर नंबर 4 आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, because preference shareholders they don't have voting right to vote on every matter that comes in front of the company। चलो एवरीबडी, अब सारे बच्चे बेटा होमवर्क क्वेश्चन आ जाओ। चलिए जी, अब आपको आज एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे हम, किस पे बेटा, कन्वर्ट जब तक नहीं होंगे तब तक तो प्रेफरेंस ही होंगे ना। जब तक आप कन्वर्ट नहीं हुए इक्विटी में प्रांजल, तब तक आप प्रेफरेंस ही हो। जब तक आप कन्वर्ट नहीं हुए तब तक आप क्या हो, प्रेफरेंस हो। तो आपके पास वोटिंग राइट्स है नहीं, जिस दिन आप कन्वर्ट होगे उस दिन देखा जाएगा। ओके मैम, पेड अप शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं क्या? ठंड रखो, धीरे धीरे थांबा प्लीज। अभी मैंने प्रेफरेंस की बात नहीं की है, तो आप भी थोड़ा स्लो चलो। स्लो चलेंगे, सब चीजें धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे अपने डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलेजे में क्या रखनी है, ठंड रखनी है। आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। आपका पहला आज का होमवर्क क्वेश्चन इज आपका क्वेश्चन नंबर 3। एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, कल हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरीबडी, कल हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है। और आपका एक और क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। ओके मैडम, क्या दोगे आप? ये एक और, आपने आज प्राइवेट कंपनी भी पढ़ा है ना, एक और सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आप एक का होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। वेरी वेरी सिंपल बेटा,
ये भी हमने आज की क्लास में एक सिमिलर सा ऐसा क्वेश्चन देखा भी था। ये May 22 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, नाउ अगेन मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाने वाली थी। चलो ठीक है, आज इतना ही होमवर्क करो। ओके, अंडरस्टूड। चलो मैम, आप भी एपी ढिल्लों को सुनते हो क्या? एपी ढिल्लों वाज माय फेवरेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट नॉट नाउ, एज ऑफ नाउ नहीं। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ दिलजीत दोसांझ को सुनती हूँ बेटा, ओनली दिलजीत। ओके चलिए, ऑल राइट एवरीवन, चलो जी, आज के लिए क्लास होती है यहीं पे ओवर। ओके, आपने आज मेरे साथ क्या पढ़ा, एक समरी बताएं। आपने पढ़ा प्राइवेट कंपनी, आपने पढ़ा पब्लिक कंपनी, आपने पढ़ा सब्सिडरी कंपनी, आपने पढ़ा होल्डिंग कंपनी, आपने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी। बेटा ये जो नोट्स हैं मैं आप लोगों के साथ, आपके हमारा जो फोल्डर है ना टीचर्स का, जिसमें हम सब नोट्स अपलोड करेंगे, अकाउंट्स के, विवेक सर के, सबके जहां पे नोट्स अपलोड होंगे वहीं पे मैं आप लोगों के साथ अभी एज सुन एज द क्लास गेट्स ओवर आपका नोट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। मैम क्लॉज एंड सबसेक्शन का क्या डिफरेंस है? पढ़ा बता तो सकती हूं मैं तुमको, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके सब पढ़ोगे तो समझेगा। लेट्स से बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, जिसमें आप बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं आपको लेके जाती हूं, सारे बच्चे बताओ, ये सेक्शन नंबर 2 है आपका जो आप पढ़ रहे हो। किसी बच्चे ने मेरे को पूछा है, तुषार ने, क्लॉज एंड सबसेक्शन का फर्क क्या है? बेटा ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। इस सेक्शन में आप बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ रहे हो। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2। मैडम आप इन्हें क्लॉजेस क्यों बोल रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, क्या ये सेक्शन के अंदर जो अलग अलग बातें लिखी हुई है, ये क्या ये डेफिनेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? ऑल्टर, आर्टिकल, ये अलग अलग डेफिनेशन है, ये एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है। मेरे को बताओ, सेक्शन के अंदर एक सेक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें की हुई है जो एक बात दूसरी बात से अलग है कि नहीं? तुषार, बादल, बेटा जवाब दे। चल, सेक्शन में अब इतनी सारी बातें लिखी हुई है, क्या एक बातें दूसरी बातों से रिलेटेड है? क्या ये डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से रिलेटेड है? क्या प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है? क्या होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन लेट्स से आर्टिकल से एसोसिएटेड है? तुषार जवाब दोगे बेटा? चलो, यस बेटा, कैसे रिलेटेड है? क्या बात कर रहे हो आप? बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन 2, इसमें अलग अलग डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन का दूसरी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप डेफिनेशन के पीछे क्या पढ़ोगे? एक डेफिनेशन के मान लो पीछे लिखा है दिस, तो वी विल रीड इट एज क्लॉज। पर अगर एक सेक्शन, लेट्स से सेक्शन नंबर 6, उसमें दो बातें लिखी हुई है और वो दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक सेक्शन में दो चीजें लिखी हुई है और ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? हम इसे रीड करेंगे एज सब सेक्शन। एक सेक्शन में जब दो बातें एक ही पॉइंट को लेके लिखी हुई है, देन वी शैल रीड इट एज सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। एंड इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, सेक्शन 2 में अलग अलग बातें लिखी हुई है, एक बातें दूसरी बात से रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम इसे कैसे रीड करेंगे? क्लॉज जैसे रीड करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप अभी कैसे रीड करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3, section 2 clause 5. Why clauses? Because each and every definition is not associated with each other. एक सेक्शन में लिखी हुई बात दूसरी बात से रिलेटेड नहीं है,
तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? एज क्लॉज रीड करेंगे। बट एक सेक्शन में लिखी हुई बात जब दूसरी बात से रिलेटेड है तब हम उसे एज अ सबसेक्शन रीड करते हैं। ठीक है, ओके। सक्षम, मेरा क्वेश्चन, बेटा आपका क्वेश्चन क्या था सक्षम? मैम मतलब फिर क्वेश्चन बैंक कैसे क्यूरेट किया? अगर आईसी, बेटा आपको क्वेश्चन बैंक से मतलब है ना? मतलब तुमने क्वेश्चन बैंक कैसे क्यूरेट किया है? आज तक हम एज अ टीचर, मैं क्वेश्चन बैंक कैसे क्यूरेट कर रही हूँ, तुमको वो डाउट हो रहा है सक्षम अग्रवाल? बेटा ऐसे तो नहीं मैडम, हमें एमसीक्यू अब प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। आपने क्वेश्चन बैंक क्यूरेट कैसे किया? बेटा इतने इनोवेटिव डाउट्स आते किधर से रे? हैं? बेटा मेहनत करनी पड़ती है क्यूरेट करने के लिए, एमसीक्यूज बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। एक एक एमसीक्यू को आप अलग अलग सोर्सेस से अक्यूमुलेट करते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज आप खुद बनाते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज आईसीएआई के जो एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं, बच्चों से पूछ के भी आप एमसीक्यूज लिखते हो। एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज आए हैं उस पे बेसिस पे भी एमसीक्यू बनाते हैं। आईसीएआई कभी कभी एमसीक्यूज अपने वेबसाइट पे भी डालता है तो वहां से भी पिक करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। चलो एवरीबडी, ओके, चलिए ओके एवरीबडी, तो आज की क्लास बेटा होती है खत्म। कल फिर से आप लोग मुझे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? 11:30 एवरीबडी विल मीट मी एंड 11:30 हम अपनी कल की क्लास फिर से करेंगे। ओके, हमारी कल की क्लास अगेन सेम टाइम पे 11:30 होगी। टिल देन सी यू। होमवर्क दोनों कर लेना, प्यार से एक नई सी नोटबुक बनाना सुंदर सी, उसमें बढ़िया सी हैंडराइटिंग में होमवर्क करना। चलो मैंने सीए फाउंडेशन में केस लॉस की एक शीट बनाई, आपको सेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल सेंड करो प्रांजल, वेरी गुड बेटा। चलो चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू, गुड डे बेटा। पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो, मजे से पढ़ो, मिलते हैं कल की क्लास में।